रमेश गायों को चारा डालने चला जाता है। अरे चांदनी और नंदनी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए चारा ले आया, इसे जल्दी से खा लो। किशनपुर नाम का एक गांव था। गांव के लोग स्वभाव से बहुत दयालु थे। वह एक दूसरे की मदद बहुत अपनेपन से करते थे। श्यामू भाई, राम राम, कहाँ जा रहे हो? रमेश भैया, कहीं नहीं। आप तो जानते ही हो ना, मेरे पास आपकी जितनी अच्छी ज़मीन नहीं है, ना ही पशु है। बस काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। अरे श्यामू, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ। तुम कल सुबह मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हारे लिए किसी काम का बंदोबस्त करता हूँ। रमेश भैया, यह तो आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा। मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। इस गांव के लोग तो मुझे कोई काम नहीं देते, बस आप ही हो जो मुझ पर दया कर रहे हो। अरे श्यामू, अब चिंता छोड़ दो और अब से मन लगाकर काम करना। भगवान सबका भला करता है, मैं तो बस एक मोहरा हूँ। ठीक है रमेश भैया, मैं कल से काम पर आता हूँ। राम राम, अब मैं चलता हूँ। घर जाने के बाद रमेश ने सारी बात अपनी पत्नी विमला को बताई। आप तो जानते ही हो, श्यामू भैया ने पहले भी गांव के लोगों के साथ धोखे किए हैं। वह कोई काम ईमानदारी से नहीं करते, तो भला आपने उन पर भरोसा क्यों किया? अरे नहीं विमला, अगर हमने आज उसे कोई काम नहीं दिया तो वह इससे भी बड़ा काम कर सकता है। न जाने अगर वह किन्हीं चोर या डकैतों का साथ पकड़ ले और उनकी टोली में शामिल हो जाए। अगर उसने ऐसा किया तो इन सब में सबसे अधिक हमारी ही गलती होगी। उसने तो हमसे काम मांगा था, लेकिन हम अगर उसे काम ना दे तो वह ज़रूर अपना पेट पालने के लिए ऐसा कुछ कदम उठाएगा। आप ठीक कह रहे हो, लेकिन बस मेरी एक बात का ध्यान रखना, श्यामू भैया पर आग बंद कर कर भरोसा मत करना। ठीक है विमला, मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ। अब आप जाकर गौशाला में नंदनी और चांदनी को चारा डाल दीजिए। वह कब से आपका रास्ता देख रही है। हाँ, वह दोनों बस मेरे हाथों से ही चारा खाती है। उन्हें मुझे चारा खिलाना होगा, नहीं तो दोनों पूरे दिन भूखी रहेगी। रमेश गायों को चारा डालने चला जाता है। अरे चांदनी और नंदनी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए चारा ले आया, इसे जल्दी से खा लो। रमेश के पिता हरिश्चंद्र, जो गांव के बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, पूरे गांव के लोग हरिश्चंद्र की बात भगवान की बात की तरह मानते थे। हरिश्चंद्र पूरे गांव को बहुत अच्छे से संभालते थे। रमेश बेटा, आ गया तू? क्या हुआ, आज बहुत परेशान दिख रहा है? पिताजी, बस एक बात पूछनी थी। अगर कोई व्यक्ति बहुत परेशान है काम के लिए और उसने अपने जीवन में बहुत से लोगों को धोखा दिया है, लेकिन वह हमसे एक और मौका मांगता है, तो क्या हमें उसे वह मौका दे देना चाहिए या नहीं? रमेश, अगर किसी व्यक्ति का चरित्र पहले से खराब है परंतु वह एक और मौका मांगता है, तो हमें उसे एक और मौका दे देना चाहिए, क्योंकि लोग मन से खराब नहीं होते। कभी कभी परिस्थितियाँ उन्हें खराब बना देती है और हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थिति कभी ना आए। और हमें एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस भी व्यक्ति पर भरोसा कर रहे हैं उस पर आँख बंद करके भरोसा ना करें, चाहे ये व्यक्ति कितना ही अच्छा या बुरा क्यों ना हो। हमें पूरी तरह से चौकन्ना रहना चाहिए। ठीक है पिताजी, मैं पूरी तरह चौकन्ना रहूँगा। मैं आपकी सीख को याद रखूँगा। अब बेटा, चिंता करना बंद कर और चिंता मुक्त होकर सो जा। ठीक है पिताजी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बेटा। रमेश पिताजी की बात मानकर सो जाता है। सुबह होते ही रमेश उठता है
और श्यामू के आने का इंतज़ार करने लगता है। यह श्यामू अब तक नहीं आया, ना जाने कहाँ रह गया है ये। इतने में श्यामू जल्दी जल्दी चलते हुए आता है। रमेश भैया माफ़ करना, थोड़ी देर हो गई आने में। कोई बात नहीं श्यामू, पर काम में इस तरह की देरी अब कभी नहीं होनी चाहिए। हाँ भैया, अब से देरी नहीं होगी। अब मुझे बताओ कि मुझे क्या काम करना है। मैं तुम्हारे लिए कुएं के पास वाली ज़मीन को जोतने और बोने का काम देता हूँ। तुम इस काम को तो कर लोगे ना? हाँ रमेश भैया, मैं अच्छी तरह से अपना काम करूँगा और तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। ठीक है श्यामू, मैं इस काम का तुम्हें रोज के 50 रुपये दूंगा। ठीक है रमेश भैया, मैं अपना काम आज ही से शुरू कर देता हूँ। श्यामू 2-3 महीने तो अपना काम बहुत निष्ठा से करता है, परंतु कुछ समय बाद उसका एक दोस्त बिरजू उसके पास आता है। अरे श्यामू, तुम तो बहुत मेहनती हो गए हो। और रमेश भैया कितने पैसे देते हैं? गुजारा तो हो ही जाता होगा, कहीं भूखे मरने के दिन तो नहीं आ गए? मुझे बताना। अब भला एक दोस्त ही दूसरे दोस्त की मदद करता है। बिरजू, ना तो तुम मेरे दोस्त हो, ना ही मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम अपनी मदद अपने पास ही रखो। बिरजू, बुरा क्यों मान रहे हो? शांत हो जाओ, बताओ तो सही, रमेश भैया कितने पैसे देते हैं? बिरजू, तुम मुझसे बार बार पूछ रहे हो, इसलिए बता रहा हूँ। मुझे रमेश भैया दिन के 50 रुपये देते हैं और 3 खेतों की रखवाली और मजदूरी करता हूँ। अरे श्यामू, तुम कब से इतने मूर्ख हो गए हो? भला 50 रुपये में पूरा दिन मजदूरी और रखवाली कौन करता है, वह भी 3-3 खेतों की? मुझे लगता है तुम्हें रमेश भैया से पैसे बढ़वाने की बात करनी चाहिए। भला तुम्हारी भी तो कोई जिंदगी है जिसे तुम अच्छे से जीना चाहते हो। बिरजू, तुम मुझे भड़काना बंद करो। अगर तुम्हें कोई काम चाहिए तो मुझे बताओ, मैं रमेश भैया से कहकर तुम्हें भी काम दिलवा दूंगा। मैं तुम्हें भड़का नहीं रहा हूँ। अभी तुम्हें तुम्हारी भलाई की बातें बुरी लग रही है और मुझे किसी काम की ज़रूरत नहीं है। तो तुम जाओ यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो। मेरी बात पर विचार करो, बस पैसे ही तो बढ़वाने हैं। अगर रामू भैया मना कर दे तो वापस आ जाना, वह कौन सा तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। मेरी इस बात पर विचार ज़रूर करना। श्यामू घर आने के बाद पूरी रात भर बिरजू की बात पर विचार करता है और अंत में वह बिरजू की बात से सहमत हो जाता है। वह धीरे धीरे बिरजू की चाल में फंसने लगता है। कोई नहीं, अगर रमेश भैया मना करेंगे तो वापस लौट आऊँगा, पर पहले मुझे उनसे एक बार बात तो करनी चाहिए। कल सुबह उठकर जल्दी रमेश भैया के घर जाता हूँ। सुबह होते ही श्यामू रमेश के घर की ओर चल देता है। प्रणाम रमेश भैया। अरे श्यामू, आज सुबह सुबह यहाँ खेत नहीं गए? क्या हुआ, कोई समस्या तो नहीं है? नहीं रमेश भैया, बस एक बात करने आया हूँ। हाँ श्यामू, बिना किसी झिझक के बोलो, तुम्हारा बड़े भाई सुन रहा है। रमेश भैया, बस इतना कहना था कि 50 में मेरा गुजारा नहीं चलता है। आप तो जानते ही हैं, घर का अनाज, बच्चों की पढ़ाई और इलाज का पैसा सब मुझे ही देना पड़ता है। घर में मैं अकेला ही कमाने वाला हूँ, तो मेरा गुजारा 50 रुपये में नहीं हो पाता है। अरे श्यामू, बस इतनी सी बात। मैं भी सोच रहा था कि तुम्हारी पगार बढ़ा दूँ, आखिर तुम मेरे छोटे भाई तो हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता हूँ। अब से मैं तुम्हारी पगार 100 रुपये करता हूँ। धन्यवाद भैया, आप इतने अच्छे हैं। मेरी एक बार मांगने पर ही मेरी पगार दुगनी कर दी। अरे श्यामू, बस तुम ईमानदारी से काम करो, एक दिन तुम्हारी पगार चौगनी भी हो जाएगी। ठीक है रमेश भैया, अब मैं चलता हूँ, खेत सूने पड़े हैं। राम राम। ठीक है श्यामू, राम राम। ईमानदारी से काम करना।
श्यामू खेत की ओर चल लेता है और वहीं उससे मिलने बिरजू भी आता है। श्यामू आ गए खेत पर। और क्या हुआ? रमेश भैया ने क्या बोला? तुम्हारी पगार बढ़ाई या नहीं, या कोई बहाना बना दिया? बिरजू, मेरे भैया बहुत अच्छे हैं। मेरी एक बात कहने पर ही उन्होंने मेरी पगार दुगनी कर दी। अरे श्यामू भाई, यह कैसे हो सकता है? रमेश भैया इतने दयालु है, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ बिरजू, यह तो मुझे भी नहीं पता था। अब तुम सोचो श्यामू, जो आदमी एक बार कहने पर तुम्हारी पगार दुगनी कर सकता है, उसके पास कितना धन होगा। तुम नहीं जानते श्यामू, वह कितना अमीर है। उसके पास इतनी जमीन जायदाद है कि अगर तुम्हारे पास उसका 1% भी आ जाए तो तुम्हारा परिवार आराम से बैठकर खाएगा। सोचो श्यामू, जरा सोचो। हाँ, पर मेरे पास ना ही जायदाद है ना ही धन, तो इन सब बातों को सुनकर क्या फायदा। अगर अभी नहीं सोचा तो पूरी जिंदगी बस पछताते रहोगे। इस तरह बिरजू ने श्यामू को पूरी तरह अपनी बातों में फंसा लिया। बिरजू जानता था अगर श्यामू के पास ज़्यादा धन होगा तो वह बिरजू को भी बैठे बिठाए खिलाएगा। वह श्यामू के जरिए अपना फ़ायदा करवाना चाहता था। इस तरह बिरजू रोज़ाना श्यामू से मिलने खेत में जाने लगा, उसे नए नए तरीके सिखाने लगा। कभी वह श्यामू से कहता कि तुम रमेश के पास जाओ और पैसे उधार मांग कर लाओ। रमेश भैया राम राम, आज बच्चों की तबीयत खराब थी, कुछ पैसे उधार दे देते तो अच्छा होता। श्यामू ठीक है, लेकिन तुम्हारे बच्चे की तबीयत हर दूसरे दिन तो खराब हो जाती है। यह कैसी बीमारी है? इसका अच्छे से इलाज कराओ। ये लो, मैं तुम्हें 20 रुपये देता हूँ, इसका अच्छे से इलाज कराओ। ठीक है भैया। रमेश भी अब सब समझने लगा था। वह जानता था कि श्यामू झूठ बोल रहा है, परंतु वह श्यामू को अपना छोटा भाई मानता था, इसलिए वह उसको उसकी गलती और झूठ को भी नज़रअंदाज कर देता था। विमला रमेश से कहती है, अरे आप श्यामू भैया पर आग बंद करके भरोसा करने लगे हो, यह अच्छा नहीं है। विमला, मैं जानता हूँ, मेरी तरफ से अब उसे मैं सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। श्यामू के पास बिरजू फिर से आता है और इस बार वह बहुत बुरी चाल चलने वाला था। श्यामू क्या हुआ? रमेश भैया का खेत जोत कर थक तो नहीं गए? अरे बिरजू, ऐसी बात कर रहे हो? अगर तुम्हें मेरी दया आ रही हो तो आ जाओ, मेरे खेत जोतने में मदद करो। और तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? रमेश भैया का खेत मेरा ही है। इस खेत को मैंने अपने खून पसीने से सींचा है। भले ही तुम इसे अपना खेत मानते हो, पर रमेश भैया तो तुम्हें एक नौकर की तरह ही समझते हैं। अगर तुम इस खेत को अपना बनाना चाहते हो तो मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय? भला यह खेत मेरा अपना कैसे बन सकता है? इसके लिए तो मुझे इस खेत को खरीदना होगा। तुम इस खेत को बिना कीमत का अपना बना सकते हो, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। बिरजू ने श्यामू को इस तरह बहला फुसला लिया था कि अब श्यामू को बिरजू की हर बात सच लगती। वह बिरजू की सारी बात मानने लगा था। ठीक है बिरजू भाई, अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है। देखो, मैं तुम्हारे लिए जमीन के कागज बनवा कर लाया हूँ। बस तुम्हें इस पर रमेश भैया का अंगूठा लगवाना होगा, फिर ये सारी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। पर यह तो गलत है ना बिरजू? अगर ऐसा है तो सारी जिंदगी बस गरीब रह जाओगे। ठीक है बिरजू, तुम कह रहे हो तो मैं ऐसा ही करता हूँ। बिरजू श्यामू को अच्छी तरह समझा देता है और श्यामू को रमेश के घर की ओर जाने को कहता है। रमेश भाई राम राम, आपका एक काम था। हाँ, राम राम श्यामू, क्या काम था बताओ। या बस यह कुछ कागज है, इन पर आपका अंगूठा चाहिए था। किस चीज़ का कागज है ये? बस रमेश भैया, अस्पताल का कागज है।
आपने बोला था ना बच्चे को बड़े अस्पताल में दिखाना, तो मैं बड़े अस्पताल में ही दिखाने गया था। तो अस्पताल वाले बोल रहे हैं कि किन्हीं 3 भरोसेमंद लोगों का अंगूठा लगवा के लाना, तभी तुम्हारे बच्चे का इलाज हो सकेगा। श्यामू, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर तुम्हारी बात पर भरोसा करके मैं अंगूठा लगा देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भैया। अब मैं चलता हूँ, बच्चे को अस्पताल ले जाना है। श्यामू रमेश के घर से बहुत खुशी खुशी लौटता है। अब उसके पास रमेश की ज़मीन थी। अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। श्यामू जल्दी जल्दी बिरजू के पास पहुंच जाता है। बिरजू, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। अब यह कुएं के पास वाली जमीन मेरी हुई। बधाई हो श्यामू भाई, अब अपने इस मित्र को भूल न जाना। शाम होते ही यह बात रमेश को पता चल जाती है। रमेश का पूरा परिवार बहुत दुखी हो जाता है। धीरे धीरे करके यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। गांव के कई लोग श्यामू को भला बुरा सुनाने लगते हैं। फिर एक बार श्यामू ने गांव का भरोसा तोड़ दिया। श्यामू को सुना सुना कर बातें बनने लगती है। रमेश के घर भी तरह तरह की बातें होने लगती है। रमेश, मैंने तुझे कहा था कभी किसी पर आँख बंद करके भरोसा मत करना। अब देख ले। हाँ पिताजी, आज श्यामू ने मुझसे मेरी ज़मीन नहीं, मेरा भरोसा छीन लिया है। अगर वह ज़मीन मुंह से मांगता तो मैं उसे खुद ही दे देता। उसने छोटा भाई बनकर मेरा भरोसा छीन लिया। श्यामू भी यह सारी बात खिड़की के पास खड़े होकर सुन रहा था। इन सारी बातों को सुनकर श्यामू का मन बदल गया। उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगा। ये मैंने क्या कर दिया? उस बिरजू के बाद में आकर मैंने अपने बड़े भाई के साथ गद्दारी कर दी। हे भगवान, मुझे अपनी इस गलती को सुधारना होगा, नहीं तो एक भाई का दूसरे भाई से विश्वास उठ जाएगा। फिर कोई किसी गरीब पर भरोसा नहीं करेगा। मैं रमेश भैया के पास जाकर उन्हें अपनी सारी ज़मीन लौटा दूंगा और अपनी इस गलती की माफ़ी मांगूंगा। श्यामू जल्दी जल्दी रमेश के घर की ओर जमीन के कागज लेकर चल देता है। रमेश भैया बाहर आओ। रमेश भैया। रमेश जल्दी से श्यामू की आवाज़ सुनकर बाहर आता है अपने पूरे परिवार के साथ। अरे श्यामू, तूने मेरे बेटे के साथ गद्दारी की है। अब क्या यहाँ सारी ज़मीन लेने आया है? तेरा अभी तक पेट नहीं भरा? नहीं बड़े मालिक, ऐसा मत कहो। मैं उस बिरजू के बाद में आकर बह गया था। मुझे समझ आ गया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। रमेश भैया, मैं आपसे माफ़ी मांगने और यह ज़मीन के कागज़ वापस देने आया हूँ। मेरी गलती क्षमा योग्य तो नहीं है, पर एक बार छोटा भाई अपने बड़े भाई से माफ़ी तो मांग ही सकता है ना। श्यामू, तुम यहाँ माफ़ी मांगने आए तभी मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था। मुझे यह देखकर ही अच्छा लगा कि तुम्हें तुम्हारी गलती का पछतावा हुआ। यह कहकर रमेश ने श्यामू को गले लगा लिया और बिरजू को गांव वाले ने गांव से बाहर निकाल दिया।